ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये खाने वाला होने वाला है और गाने वाला होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में आज बॉलीवुड के अजीम फनकार और मैं उनको ये बोलूं कि एक बहुत ही उम्दा है वो कलाकार। आइए जी, मेरे साथ में है ब्रजेश शांडिल। वी आर हियर एट मधुरिमा। मैंने सोचा है आज खिलाने से पहले आपसे थोड़ा सा बनवाते हैं। कभी कुछ बनाए हैं? बहुत कुछ बनाया है। वो वाला नहीं नहीं, मुंबई वाला नहीं। मुंबई वाला नहीं। चलिए, लखनऊ में है तो थोड़ा जलेबी ट्राई करते हैं। हाँ, जलेबी बना के दिखाएंगे एक बार। बहुत कठिन है लेकिन बनाते हैं। ट्राई करिए। चलिए आइए। अरे मेरे इस गांव के सभी हलवाइयों, आज मैं पहली बार जलेबी बनाने जा रहा हूँ। याद करके प्रणाम बोलिए। और सभी मेरा साथ देना, जो लोग हैं वो लोग भी और जो नहीं है वो लोग भी। ओके, ट्राई करते हैं। हर हर महादेव। वाह, क्या बात है। अरे यार प्रतीक, ये क्या हो रहा है? ये तो बन रही है भैया। इमरती और जलेबी के बीच की बन रही है। कुछ तो ऐसा निकल करके आ रहा है जो मुझे लगता है बॉलीवुड में आपके जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उन तक पहुंचेगा। तो ये 4 जलेबी जो है, ये 4 सुर है, सा रे गा मा, ये पूरा हो गया है यहाँ पे। ईसा भी हो जाएगा। ओह माय गॉड। अच्छा, आप मुझे बताओ कैसा ठीक ठाक बन गया? पहली बार है यार मेरी जिंदगी में, फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो। आपका नाम? थैंक यू सो मच। आपने पूरी अपनी जो करियर है दांव पे लगवाया मेरे साथ, तो इसके लिए धन्यवाद। ये एहसान आपका रहेगा। थैंक यू। ये मेरी वाली है और ये है मधुरिमा की। सबसे पहले तो मैं इसे खाऊंगा क्योंकि इसी को खा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। वाह। ये वाली जलेबी बाद में खाते हैं। वाओ, मधुरिमा आज भी वैसा ही है जैसा मैं 20 साल पहले अटेंड किया था। और ये मेरी वाली है, मजबूरी है, खानी पड़ेगी। तो वैसे हाय हेलो ये सारी चीजें जो है हमारी है भी नहीं, लेकिन आज की जो शुरुआत है वो हर हर महादेव से शुरू होगी। क्योंकि आज पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट में मेरे जो गेस्ट है, जिनको आपने पहले से ही देख लिया है, जलेबी बनाते हुए ऊपर हम यहाँ पर बैठ गए। ब्रजेश शांडिल भैया, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपके ही अपने शहर लखनऊ में। आपका ही मतलब जो एक कहते नहीं है कि ये यहीं से ही हमने चीजें सीखी हैं, यहीं से हम आगे चीजें बढ़े हैं। तो जब यहाँ पे ऐसे हमारी बात हो रही थी, और क्योंकि जब बात होती है पुरानी लेगेसी की, तो जहां हम लोग बैठे हुए हैं मधुरिमा, इनका भी एक लेगेसी है 200 साल पुराना। और लखनऊ की सबसे पुरानी अगर कोई एक मिठाई और मिठास की परंपरा है तो वो मधुरिमा लेकर के आता है। और हम लोग भी बड़े देसी लोग हैं, ठीक है। आपकी बात करें, आप पैदा हुए हैं गोरखपुर में जहां भोजपुरी का वर्चस्व है, फिर आप पले बड़े बस्ती में जी। और तो भोजपुरी और अवधी ये दोनों मिलकर के इसका अमृत बना है, जो वो आपके साथ में चलने वाला है। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू प्रतीक। पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट में कैसे है? थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया है, मजे में है। और आपसे इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आपकी पॉजिटिविटी और बढ़ी है। पूरी टीम को भी मेरा नमस्कार। और आपका पॉडकास्ट मैंने देखा तो मुझे अच्छा ये लग रहा था कि लोगों में और आप में क्या फर्क है, वही प्रतीक है। तो प्रतीक मुझे दिखाई देते हैं। अरे भैया, ये मुझे लगता है कि कुछ लोगों का साथ ऐसा होता है कि जो जब आपके साथ में आते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, तो आप अपने आप वो 8 की जगह 16 हो जाते हैं। तो भैया आप ना वही है, आप सामने वाले को कैसे बड़ा महसूस कराना और बड़ा करना है, ये चीज आपको बखूब पता है। और आपके भी पीछे जब मैं आपकी यात्रा को देखता हूँ, चाहे मालिंदु भैया हो, चाहे आपके साथी समर्थनकारी हो, आप जी जी। आपने पुरानी जड़ों को अपनी हमेशा पकड़ करके आगे रखा और कहीं ना कहीं उनसे आप इतर नहीं हुए। हमें याद है जब भी हम आपसे मिले, पहले भी बात हुई, रेडियो पर भी चर्चा हुई है, यहाँ पर भी आज पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। ये कैसे कर ले जाते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है ये मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा होता हूँ, यही मैं हूँ। और ऐसी ही जर्नी आई है यहाँ तक, तो मुझे हर चीज की बड़ी कद्र होती है। उसमें बहुत सारी बेखूबियां नहीं देखता हूँ मैं, सिर्फ खूबियां देखता हूँ। क्योंकि कुछ हम जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी गलत दिखती हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी की बात है कि जब वो आ जाती है तो नहीं होता है वो। लेकिन हाँ, दोबारा आगे की गलतियां आपको आती रहेंगी, क्योंकि आप तभी तो अच्छे इंसान बनोगे। तो मेरी जहां से जर्नी शुरू होती है ना, मतलब लिटरली मेरा नाम ही गलत था। पूरे समाज, पूरे सोसाइटी ने, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हमारी सोसाइटी ही हमें गलत समझती थी।
और इसका जो कुंठा है वो मुझे आज हर जगह बड़ी बहुत ही परिपक्वता के साथ खड़ा करता है कि जिस आदमी को बोल देना कि मतलब ये आदमी ठीक नहीं है, पगला गया है, उस आदमी का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि सोसाइटी एक टाइप की जीती है, सबको वो 9 to 5 वाला जॉब वाली आदत है, 30 दिन मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, एक तारीख को सबको सैलरी चाहिए। हम सैलरी वाले लोग न थे, ना हैं, ना रहेंगे, सैलरी नहीं ला पाते हैं आज भी। ये जो एक तरीके से कहा जाए जो बंजारापन है, या यूं कहूं कि ये जो कहते नहीं है बहता पानी रमता जोगी, बहता पानी मुझे बोला जाता है, और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में, आपके सुरों में, आपकी आवाज में, आपके अंदाज में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बेफिक्री, वो मस्त मौला एक अंदाज रहता होता है। तो बचपन को कितना श्रेय देंगे उस चीज को। मतलब ऐसा था कि आपके एनर्जी को एक घर में कैद कर पाना मुश्किल था, या यूं कहूं कि अपने आप मैं चलता गया और कारवां बनता गया, क्या था? ये आगे आके लाइफ में लागू होता है कि मैं चलता गया और कारवां बनता गया। एक टाइम ऐसा था कि ठहरे हुए थे, मतलब निकलने का अवसर ही नहीं था। जब आप होते हैं अपने विलेज में, अपने गाँव, ओह माय गॉड, ये देखिए सरप्राइज है आपको, ये नमक क्या पारे बहुत पसंद है, और ये जो चाय, अरे यार ये कटिंग वाली चाय जो मुंबई जाके पता चला ये कटिंग है, नहीं तो फुल यही हुआ करता था। सो ये और अपने हिसाब से मुंबई जाने के बाद ये भी पता चला कि कटिंग जीवन भर आप रह जाते हो क्योंकि पेट ही नहीं भरता आपका। सो और ये नमक पारा जो है ये मेरे बचपन का, क्या है कहानी, बचपन की यादें हैं। जब मैं अपने गांव पे हुआ करता था तो एक बाजार था, जब मैं गोरखपुर में, जब ब्रह्मपुर गांव में था, अरे ननिहाल में पैदा हुआ मैं। ननिहाल का बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में, मेरे मामा जी का, जगन्नाथ द्विवेदी जी, जिनका प्यार से उन्हें मुकुल बाबू बोलते हैं। सो वो हमारे गॉडफादर हैं। तो वहां जब मैं था और मेरा बचपन वहां बीता है, तो ये खाने के लिए, और उस समय हमको मिलता था 1 रुपए में 1 समोसा। तो 5 रुपए घर के कभी गुल्लक से निकाल के ले जाता था, क्योंकि मुझे ना अपने साथ लोगों को लेके चलने की आदत है। हाँ, अकेले नहीं खाना है, वो आज भी नहीं है, वो तब भी नहीं था। कि मिनिमम जिस दिन 2 रुपए होते थे तो उस दिन हम 2 लोग तो जाते ही थे। और कभी कभी ऐसा होता कि 5 हैं और रुपए 2 ही हैं, तो 3 रुपए बकाया लगा के आते थे, उधार लगा देते थे। तो वहां ये हम नमक पारा हमें मिलता था, थोड़ा पतला पतला हुआ करता था। और हमें जो चाय मिलती थी इतनी ही थी, गिलास एकदम प्रॉपर यही है, और हम उठा करके इसमें थोड़ी चाय पीने बाद भर देते थे। और वो जो भीनने के बाद में ये नमक के साथ उसकी मिठास आती थी, और इसमें मंगरेल जो है जिसको कलौंजी भी बोलते हैं लोग, तो ये चबाने का मजा और ये खाने का मजा वो बचपन है, देखते ही मजा आ गया। थैंक यू सो मच मधुरिमा को एग्जैक्टली, मतलब एंड दे हैव टेकन दैट लेगेसी अहेड। यस, वो कर रहे हैं, और दिस इज नॉट लाइक समथिंग जिसको हम पेड प्रमोशन या उसमें डाल रहे हैं। दिस इज समथिंग जो ऑथेंटिसिटी की बात होती है। तो हमें भी देखना पड़ता है कि अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और खाते हुए कर रहे हैं तो आदमी कैसा और उसको कहाँ लेकर के जाना है। ये 200 साल से ऐसे ही थोड़ी ना है, मतलब ये पूरी जड़ को पकड़े हुए हैं। डेफिनेटली। सो प्लीज आप खाते खाते बातें करना मुश्किल होगा क्या? खाते खाते ही बात करेंगे, खाते खाते ही बात करेंगे। तो बचपन का कोई किस्सा बताइए जो आपको लगता है कि ये किस्से ने बड़ा इम्पैक्ट डाला, और मतलब ये आज भी हमारे साथ है, और ये किस्सा जो है ये भूल नहीं पाए। क्योंकि भैया आप नहीं बता पाएंगे ना तो कोई नहीं बता पाएगा। अरे बाप रे, हाँ, कोई सभी का मीठी मेमोरी, अपना बचपन होता है, और हमारा भी अपना बचपन है, सबकी अपनी कहानी होती है। अच्छे पढ़ाकू बच्चे नहीं थे, सबसे पहली बात। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, बहुत ही गिल्ली डंडा खेलता था, कंचे खेलते थे जो गोलियां होती हैं कांच की, और ऑल टाइम में उसी में बिजी रहता था। कबड्डी खेलता था, कबड्डी। हाँ, जितने गांव के धूल मिट्टी वाले सब आइटम है सब मैं करता था। तो हमें पढ़ाया जाता था, हमारी फीस भरी जाती थी, हम जाते थे स्कूल की तरफ, और वहां से एक साइकिल के डंडे पे बैठते थे, और थोड़े से पैसे का इंतजाम कभी गेहूं बिचवा के कर देता था। ठीक है, गेहूं हमारे यहाँ, हम चूंकि किसान थे, तो उस समय हमें 6-7 किलो गेहूं बेचना पड़ता था, 3 रुपए किलो बिकते थे। और वो पैसे जो आते थे, हम वो पैसे लेकर के साइकिल से निकल लिया करते थे फिल्म देखने। फिल्मची थे हम बहुत ज्यादा। कौन कौन सी फिल्में याद है बचपन की? ये सारे, मतलब
गोविंदा जी की जितनी फिल्में हैं, हाँ इवन खलनायक हाँ संजय दत्त जी की, एंड गोविंदा मतलब उस समय छाए हुए थे। तो मुझे लग रहा है लगातार उनकी फिल्में राजा बाबू, दुलारा, खुद्दार, आग ही सॉरी आग। कोई गाना जो बहुत गाते हो गोविंदा का, आप उस वक्त का कोई गाना? मैं इतना अल्हड़ था, आज मैं जब बच्चों को देखता हूँ, लोग कहते हैं ना कि यार आजकल कैसे गाने सुनते हैं लोग, तो मैं थैंक गॉड कि ये किया हुआ हूं, तो मैं सोच सकता हूं कि 16 और 15 और 12 के बच्चे यही गाने सुनेंगे। इतनी समझ थोड़ी ना आ गई है कि गुलजार साहब की पोएट्री वो सुनेंगे। हाँ, तो मैं जो सुनता था मैं वही आज बता रहा हूं कि सरकाई लो खटिया झाड़ा लगे। हाँ, मैं ये एक लाइन सरकाई लो खटिया झाड़ा लगे, सरकाई लो खटिया झाड़ा लगे, सरकाई लो खटिया झाड़ा लगे, जाए में बलमा प्यारा लगे, सरकाई लो। क्या बात है। अभी भी ये इसलिए याद है कि मैंने कभी स्टेज पे नहीं गाया है, कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बट ये बचपन है, बचपन है। यहाँ बैठा है जो ना वही कंठ में आ रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं ये पसंद करता था, और मैं मेरे पकचित पक राजा बाबू, हाँ, ये सब गाने हुआ करते थे। हाँ, मतलब फिर वो गाना था अपना, टॉवल में बाहर जाओगे तो हल्ला मच जाएगा। ये नहीं सुना मैंने। ये फिल्म एक आई थी इना मिना डी का। अच्छा, इना मीना, हाँ इना मीना डी का। तुम टॉवल में बाहर जाओगी तो हल्ला मच अरे जाएगा, बाप रे। देन बोल राधा बोल तुमने क्या किया। ये सब गाने हुआ करते थे। बेटा आया था उसमें फिल्म, जो अनिल कपूर जी की कोयल थी, सी तेरी बोली। कोयल सी तेरी बोली, एंड धक धक करने लगा। खलनायक आया तो बात ही बदल गई पूरी। एंड जब मैंने धक धक करने लगा गाना सुना, तो अभी रिसेंटली मैं ऐसे ही देख रहा था कि किसने गाया है, तो अनुराधा पौडवाल जी ने वो गाना गाया है। क्योंकि हमने अनुराधा जी को हमेशा इमेजिन किया है वो भक्ति वाला, देवी भजन, या लता जी के जो उन्होंने गाने गाए हैं बाद में, रिमिक्स जो होकर के आए थे बाद में, वो हमने उनको वैसे ही सुना। बड़ा नहीं, कितना सेंशुअस सॉन्ग। आई गेस बॉलीवुड में अनुराधा जी का मैं अभी पॉडकास्ट एक देख रहा था, हाँ, जस्ट एक हफ्ते हो रहे होंगे, तो उन्होंने बहुत एक खूबसूरत बात कही, और मैं बहुत दिन से मेरे अंदर ये सवाल चलता था, अपना मनन था वो, कि अनुराधा जी इतना अच्छा गाती थी, स्विच क्यों कर गई। फिर उनके साथ कुछ ऐसे ऐसे वाकया हुए हैं कि उन्होंने बोला कि जब मैं फिल्मी गानों को गाती थी और बहुत सारे गाने चल रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा एक टाइम आया कि कुछ उन्हें रियलाइज हुआ कि इन गानों के साथ आपका इमेज लगातार इसी तरह से बना रहे, ये चला पाना बहुत मुश्किल है। और ये उन्हें उनके साथ कोई एक खूबसूरत घटना घटी जिससे वो पूरा चेंज हुई, और फिर उन्होंने इस तरफ अपने को डाइवर्ट किया, देन स्पिरिचुअल शुरू कर दिया, और इतने खूबसूरत टाइम में उन्होंने स्विच किया कि आज के टाइम में मुझे लग रहा है कि नए बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे होंगे, लेकिन अनुराधा जी काम कर रही हैं डेफिनेटली। एंड मतलब उनकी जो आरतियां है गाई हुई, मैं वैष्णो देवी गया था तो भोर भाई दिन चढ़ गया, हाँ, अरे तो वो वहां पर प्ले हो रहा था मंदिर में जब आरती हो रही थी, तो उनकी आवाज में। मैं खुद भी वैष्णो देवी गया था, इन्हीं का सब चल रहा था, इवन लखा जी का चल रहा था। हाँ। तो मुझे उस टाइम में हम लोग सुने इन्हीं को हैं। आज के टाइम में तो हालात ऐसा है कि मतलब आपको मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री के लिए ही स्ट्रगल है कि जहां 100 फिल्में, एक रेशियो ऐसे ही मान लेते हैं, 100 फिल्में बनती थी, वहां आज के टाइम में शायद 20 फिल्में बड़ी जद्दोजहद के बाद बन रही हैं, और फिर कितनी हिट हो रही है वो भी। हिट फ्लॉप का तो मामला ही छोड़ दीजिए, पहले कम से कम 100 फिल्में बनती थी, उस समय भी हिट हो चाहे नहीं हो, बट काम तो सबका चल रहा था। सही बात है। अभी ऐसा हो गया कि 20 फिल्म बन रही है, उसमें भी पूरा अब ये हो गया कि मामला कुनबे में बंट गया है कि अब इतने ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग OTT आ गया है तो उस प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं, बट OTT म्यूजिक के लिए नहीं है, म्यूजिक है ही नहीं उसमें, वो एक अलग टॉपिक है। एक्टरों के लिए, बाकी लोगों के लिए बहुत सारे द्वार खुले हैं, बाकी टेक्निकल जॉब वाले, बट म्यूजिकली तो बहुत पीछे हो गया मामला। ये बात तो है, चाहे आपकी ठंडी ना हो, लेकिन म्यूजिक जो है आपका वो हमेशा से गर्म रहा है। आपने जितना भी गाना गाया है, चाहे मतलब हम लोग बैठे हुए थे और हमारी टीम बैठ करके जब रिसर्च कर रही थी, चीजें निकाल रही थी, द ऑल टाइम एवर हिट सॉन्ग बन्नो जो आपकी आवाज में आया, प्लस उसके अलावा भी जितने भी गाने आए, बट सडनली आई हैव सीन अ चेंज।
बिकॉज मैं आपको बहुत ही क्लोजली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ। मैंने देखा कि आपकी एक हनुमान चालीसा आती है और वो हनुमान चालीसा हर गाड़ी में, इंस्टाग्राम पे एंड हर जगह वायरल है। वो मंदिरों में प्ले हो रही है, हनुमान सेतु में हमारे यहाँ आपकी वो हनुमान चालीसा हो रही थी। एंड इफ यू रिमेम्बर, मैंने वो वीडियो बना के आपको या किसी को तो वो वीडियो भेजा था, लाइक क्रॉस चेक आपको ही भेजा था शायद कि मैं चेक करूं कि मैं हनुमान सेतु पे हूँ। हाँ, कि ये देखिए आपकी हनुमान चालीसा बज रही है। जी जी बिल्कुल। सो ये जो है, क्योंकि सिंस देखिए हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, हमारे यहाँ राम भी यही, कृष्ण भी यही है ना, बुद्ध भी यही, और जितने तीर्थ है, काशी विश्वनाथ यहाँ पे है जो पूरे वर्ल्ड तक एनर्जाइज कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, लाइक कि एक तरफ आपके पास में एक सेट इंडस्ट्री थी भोजपुरी की, जहाँ पे आप जाते और जा करके अपना एक नाम बेहतरीन और बहुत आसानी से बन जाता वो नाम, शायद उसमें इतना स्ट्रगल या इतनी चीजें, जो आप मुंबई गए, आपने इतने अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे फॉर श्योर, ठीक है, तो वो सारी चीजें करी, तो ये आसान रास्ता है, आप कर लेते। मेरे लिए तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर कृपा है और आप बनावटी नहीं निकलेंगे, आपको वो खावेलू रहलू उसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको पता है, ठीक है, मैकेनिज्म आपको भाषा का पता है, सुर आपके हैं, लिख आप लेंगे, हिट होना जो है वो आपकी किस्मत में है, चीजों को जितना भी आप कम करते हैं। तो ये सरल रास्ता ना पकड़ के कहाँ वहां बम्बई में जाकर के आप गए, मतलब आपके पास में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, आपको लगता है कि आसान रास्ता था, नहीं चले? हाँ, शायद इस बात के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। और उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं कि गौतम बुद्ध के पास तो राज रियासत सब कुछ था ही, सब छोड़ के निकल पड़े, क्योंकि उनके पास वो दुनिया नहीं थी जहाँ वो जिस दुनिया को क्रिएट किया उन्होंने। सही बात है। तो मेरे लिए मेरी दुनिया, जिस दुनिया में रहते थे, ऐसा लगता था कि ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है। पैदा तो आप कहीं भी हो जाएंगे, आपका सोल जो है इस जीवन में निकलेगा तो पता नहीं अगली बार ऑस्ट्रेलिया में आप हों, क्योंकि खोल बदल चुका होगा। खोल मीन्स बॉडी बदलेगी, सोल चली जाएगी। तो अब मुझे पैदा जहां होना था हो गया, जिस धर्म में जाना था वहां भी पहुंच गया, जिस बिरादरी में जाना था वहां भी पहुंच गया। लेकिन अब आपका सोल ही चुनेगा कि आपको बनना क्या है। तो जो आपके सोलमेट लोग होते हैं, आप उन्हीं की बात सुनोगे और उन्हीं के बीच में बैठोगे उठोगे, कितनी भी भीड़ हो इस चीज की। तो भोजपुरी के लिए मुझे खाली यही लगा कि एक तो शब्दों का जो चयन है वो बहुत अलग होता था। तो मुझे हमेशा ना ऐसा लगता था कि यार बहुत शर्मिंदगी फील होती थी कि ऐसे गाने क्यों आ रहे हैं जिन गानों को गाया नहीं जा सकता है, और सुन सब रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस्तेमाल सभी कर रहे हैं, बट एक दूसरे को समझाते हुए मिलेंगे कि फालतू गाना है। तो ऐसी वाले रेपुटेशन क्यों लेना भाई, वो पॉपुलैरिटी क्यों लेना जिस पॉपुलैरिटी से आपको लाभ नहीं हो रहा हो। गाने बजाने में बुराई नहीं है, लेकिन शब्दों में बुराई है। यही बात है। और तो हम निकल पड़े अपनी यात्रा पे, क्योंकि हमारी दुनिया हमारे आसपास नहीं थी। और फाइनली जो लोग हमारे इर्द गिर्द जो रहे, वो हमेशा बोलते रहे कि बहुत बढ़िया गाते हो। जो भी गाने हम सुनते थे, हिंदी गाने, गजल सुनते थे, तो उन सब चीजों को ठीक गाते थे, तो सीखने निकल पड़े अपना। और फिर इसलिए ये रास्ता छोड़ना पड़ा। आज भी मुझे पसंद है, मुझे भरत शर्मा जी हैं भोजपुरी में, बहुत अच्छा गाते हैं, और मदन राय जी हैं, गोपाल राय जी हैं, इस तरह के। शारदा जी का जवाब ही नहीं है, शारदा जी का उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि इसको मिट्टी बोली जाती है, इसको मौलिकता बोली जाती है। आपके पूरे भोजपुरी की अगर कोई सरताज है, क्वीन, तो वही है। एक्चुअली जो फोक क्वीन शब्द एक 100% निकला है, मुझे लगता है कि शारदा सिन्हा जी के अलावा और कोई डिजर्व ही नहीं करता। बिल्कुल, वो सर के मुकुट है। मतलब इतना उन्होंने काम किया है। और आप देखेंगे भैया, हम बोल रहे, देखिए मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। शारदा जी का मतलब जो हम एज हमें तो बॉलीवुड से ही म्यूजिक इंट्रोड्यूस होता है हिंदुस्तान में बच्चों को, और उसमें भी जब गाना उनका जो है बाबुल जो तुमने सिखाया, या फिर कहे तो सजना, क्या गाने गा दिए। और उसके अलावा छठ के गीत, तो मुझे लगता है शायद शारदा जी के जो छठ के गीत है वही मंत्र हैं छठ के। बिल्कुल, वो जब उनका अगर गाना ये सब ना हो तो छठ पूजा का आनंद ही नहीं है। क्योंकि साउंड हमारे पास आसपास जब ऐसा होता है ना, तो हमारा मेडिटेशन उस काम के प्रति और बढ़ जाता है। मेडिटेशन आंख बंद करके थोड़ी ना किया जाता है। मेडिटेशन के लिए आप जिस काम पे लगे हो उसको फोकस कराने वाला वो वाइब चाहिए। एग्जैक्टली, वाइब मींस शारदा सिन्हा भोजपुरी के लिए। उनका कोई फेवरेट गाना आपका जो आपको लगता मैं वो है? सुनाना चाहूंगा जो लोग सुने ही नहीं है। हाँ, प्लीज तो
बार आई हो जगदम्बा घर में दियरा, बार आई हो जग तारन घर में दियरा, सोने के थाल गंगा जल पानी, सोने के थाल गंगा जल पानी, मैया के आरती उतारी अली हो, मैया के आरती उतारी अली हो जग तारन घर में दियरा। क्या बात है। नवरात्रि के दौरान अब जब जब नवरात्रि आएगी तब तक ये रील का जो कट है ये वायरल जरूर होगा। आपकी आवाज में जो आपने ये गा दिया है भैया, ये मतलब मुझे लगता क्या वाइब है, क्या एसेंस है। आप देख रहे हैं, मुझे बार बार ये ऐसे रोंगटे जो है वो खड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब बात होती है हमारे शहर की, गाने की, मिट्टी की, खुशबू की, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे बंबई तक पहुंच गए आप, और पहुंच करके आपने भी अपना एक चीजें करी। और वो जो मैंने कॉन्वर्सेशन की अपनी शुरू में ही करा था कि आपने बहुत सारी चीजें लाई गई करी, लेकिन वो जो जमीन है वो नहीं छोड़ी। देसी मतलब आप दिल से हमेशा रहे। देसी नाश्ता कुछ करवाइए, क्या करवाएंगे? बताइए भैया क्या करना है। अब मुझे मधुरिमा से यही बोलना है कि इन्होंने ओपनिंग ऐसी कर दी है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। मुझे लग रहा है वो मुझे वो खिलाइए ना, अपना आलू की रस्सेदार सब्जी और कचौड़ी उसके साथ। अरे हाँ, अरे जलेबी नहीं लाया तो बात पूरी नहीं होगी, वही तो है असली केक। तो लखनऊ की जब बात करें अगर हम आपसे, कि क्योंकि हम लखनऊ शहर में बैठे हैं और आपका आना जाना लगा रहता है, लखनऊ शहर बड़ा खास है। क्या लखनऊ से जुड़ी यादें क्या है? सबसे पहली बार जब लखनऊ आए थे कुछ उसका बताइए। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जैसे सीतापुर में रहते हैं, या फिर सुल्तानपुर में रहते हैं, बहराइच में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं। सबको लखनऊ को लेकर के एक बड़ा फैसिनेशन रहता है। उनके लिए लखनऊ एक मतलब नखलऊ भी बोलते हैं, नखलऊ भी बोलते हैं। तो लखनऊ को लेकर के और आज तो मतलब विश्व स्तर पर लखनऊ जो है वो चमक रहा है। और देखिए बाबा जी की वो तो है नेतृत्व में चीजें, इसमें देखना तो ये चीज तो बोलनी पड़ेगी कि बहुत सारी चीजें जो है विश्व स्तर पर लखनऊ पहुंचा है। अभी मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हमने खिला दिया, ठीक है, एक्सप्रेस वे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आ गए हैं, और कनेक्टिविटी सड़क की देख रहे हैं कितनी अच्छी है, सारी चीजें सब ज्यादातर एयरपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो। अभी कल ही मैं रेनेसा में बैठा हुआ था, सो रूफटॉप पे, सेन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम, हम एक तरफ बैठ के मीटिंग कर रहे थे और पीछे आके मैं सोचा कहाँ से दूसरी तरफ के साउंड आ रहे हैं, तो देखा पूरी की पूरी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट खेल रहे हैं, सो वो लोग आके बैठे हुए थे। तो मैंने जो लोग बैठे थे साथ में, मैंने बोला कि ये है लखनऊ। और मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मैं लखनऊ आया हुआ हूँ और ये वो लोग यहाँ आए हुए हैं। आज इतना ग्रोथ हो गया है लखनऊ का, इतना आगे बढ़ गया है कि ये सारी चीजें हमारे बगल में उपलब्ध हैं, जिसके लिए हम मतलब सोचते थे ये ड्रीम है हमारा। सही बात है। जबकि मैं तो मुंबई में हूँ, मुझे सभी तरह के लोगों से मुलाकात हो ही जाती है कहीं ना कहीं, बट ये हमारी लखनऊ में हुआ, इससे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। तो क्या मतलब लखनऊ को लेकर के आपका एक कनेक्शन रहा है, आपका एक लखनवी जो रहा है कि भाई लखनऊ में कौन है, लखनऊ में क्या है, लखनऊ क्या है एक्चुअली? लखनऊ मेरे लिए मैं बोल सकता हूँ कि मुंबई जैसा था जब मैं गांव पे रहा करता था। अच्छा। कि लगता था यार लखनऊ कब जाएंगे, क्योंकि हम गांव वाले। शहर, किसी भी शहर तक जाने का एक अपना मजा होता था, लेकिन लखनऊ आने का मजा ऐसा लगता था कि लखनऊ अगर गए तो बहुत बड़ी दुनिया है, खो जाएंगे। तो पहले तो पहला ड्रीम ही बोल सकते हैं कि लखनऊ हुआ करता था, बट लाइफ ने ऐसा एक मोड़ लिया कि जहां से हम इलाहाबाद पहुंच गए और इलाहाबाद होते हुए कलकत्ता होते हुए मुंबई चला गया, लखनऊ छूट गया था बीच में। जब मैं यू टर्न लिया और मुझे लखनऊ के असली लोगों से मुलाकात मेरी हुई यहाँ के, और जो यहाँ असली लोग हैं ना वो देसी हैं। देसी है, मेरा ये कहने का मतलब है कि उन लोगों से मुलाकात हुई और जब लखनऊ को उन्होंने मुझे दिखाया तो वो लखनऊ से मैं रूबरू हुआ। मैं चौक को जान पाया ठीक से, मैं अमीनाबाद को जान पाया,
मैं हजरतगंज को, समझ जो हमारा यहाँ का सबसे एडवांस मार्केट है लखनऊ का, कि अगर आपको इवनिंग वहां तक जाते हैं और वहां से होके आते हैं तो आपको एक अलग फील आता है कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है यार, हमारे गंज में सब है। सही बात तो हमारा गंज है वो। है। एंड लखनऊ की बाकी और जो डेवलप हुई चीजें, गोमती नगर हुआ, देन हमारा शहीद पथ जो आज आ गया है, आज की लखनऊ को और उस लखनऊ को मैं देखता हूं तो मुझे यही फर्क दिखता है कि यार सबसे बड़ी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको इतना ज्यादा प्रायोरिटी दिया कि इन सारी चीजों के लिए आज पूरे विश्व के लोग जुड़े हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये लखनऊ सिर्फ मेरा नहीं है, अब ये सबका हो गया। सही बात है। और कनेक्टिविटी इतनी खूबसूरत कर दी गई है, इतने बिजनेस दे दिए गए हैं कि उन सभी चीजों से जुड़ने के बाद में मजा ही आता है। और मैं शर्मा जी की चाय, ये हमें जब बताया गया और वहां जाके मैं कई इतिहास देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा था कि मैं भी उनमें से एक हिस्सा हूँ जो आज चाय पी रहा हूँ। जैसे आपने लखनऊ से अपना एक कनेक्शन बताया, लखनऊ के लोग एक अलग ही मौज में रहते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ, मतलब, और ये कुछ जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हवा में भी कुछ थोड़ा सा वो एक है आराम दल भी, या ये कहा जाए कि हम लोग इतना टेंशन लेके सोते नहीं, दिन भर जूझो, लड़ो, चकल्लसे करो, कुछ करना हो करो, उसके बाद में अपना नींद बढ़िया चौड़े से आनी चाहिए। 5 बजे के बाद की लखनऊ अलग है। 9 to 5 लोग काम करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं 5 बजे के बाद हमको इस दोस्त से मिलना है, यहाँ चलना है, वो पान खानी है, ये खाना है, और उसके बाद मौज करके फिर आना है और पगला के सो जाना है। एग्जैक्टली, मतलब तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में काम भी है और कहीं ना कहीं लखनऊ में एक आराम भी है। अगर आप देखेंगे आज के समय में, क्योंकि आप उस शहर में अभी रहते हैं जहाँ पे लोग काम से ही मिलते हैं, काम से ही जाते हैं, काम से ही जाने जाते हैं, ठीक है, और काम काम काम, कितना काम कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आप जब लखनऊ आते हैं तो आप बालिंदु भैया या आपके जो भी मित्र यार हैं, जी जी, है ना, आप उनके साथ में उठते बैठते हैं, एक अलग मौज में रहते हैं, इसीलिए आते ही हैं। है ना। काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि काम भी हम एकदम नवाबियत की तरह ही ले जाते हैं। हाँ, हवा आ जाती है। अरे यार, क्योंकि सारे लोग जो रहते हैं ना वो एकदम उसी एटीट्यूड के साथ बैठते हैं, अरे बैठिए हो जाएगा काम, अरे क्या ही है, अरे बोल देना, फोन कर देना, अरे फोन कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ही मिलता है। ये मुंबई में इसलिए नहीं मिलता है कि मुंबई बेसिकली दिली चीजों को अपने तक सीमित रखती है और दिमाग ऑल टाइम चल रहा होता है। जैसे आपने बताया ना, अभी पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश को लेकर के अभी तक कई बार ऐसा होता था, यूपी को लेकर, अरे यूपी के भैया है, या इस तरीके की बातें हो जाती थी। यूपी वालों को एक कहानी का एक फन किरदार के तौर पे लिया जाता था। लेकिन अभी जब मैं मुंबई ट्रैवल करता हूँ, अभी 2 महीने पहले आया हूँ और एक इवेंट में था चीजें, तो जब आप चाहे टैक्सी वाले को बताओ या आप कहीं पर बताओ कि यूपी से आए या यूपी से है या ऐसा, तो वो एक अब हमें बहुत सीरियस लेते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो अभी उनका ये है कि थोड़ा सा व्हाट आई हैव फेल्ट एंड ऑब्जर्व कि उनके मन में अच्छा है यूपी से। आप देखेंगे हर दूसरी तीसरी फिल्म यूपी में शूट हो रही है, हर किरदार कलाकार यूपी का हिट हो रहा है, अवार्ड्स यूपी के लोग लेकर के जा रहे हैं, सुविधाएं यूपी में है, लोग घर लेना यूपी में पसंद कर रहे हैं चीजें। ये अभी आपने महसूस किया कि हाँ थोड़ा सा भौकाल हमारा बढ़ा है? भोकाल, मुझे लग रहा है कि मैं कभी भोकाल को अलग लहजा नहीं देना चाहता हूँ, कि हमेशा कर्मशील रहे हैं और काम को ही पसंद किया है। और यहाँ पे आज के टाइम में जो एक रेपो बनाया गया है, वो उसमें मैं दिली धन्यवाद कहना चाहूंगा, इसलिए कि हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए योगी जी को धन्यवाद है। बहुत बहुत चर्चे में रहते हैं हमारे, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मेरे अपनी सोसाइटी के लोग हो, चाहे हमारी पूरी मुंबई की बात कर रहे हैं, जहां भी मैं कर्नाटका तक जाता हूँ, मुंबई में योगी जी की चर्चा रहती है, बहुत बहुत रहती है। और हमारी एनर्जी है वो, यूपी की स्ट्रेंथ है वो, और बहुत सारी चीजों पे जिस पार्ट पे लोगों को नेगेटिविटी दिखती है, सबको एक साथ कुछ कर पाना किसी का कोई नहीं कर सकता है। तो कहीं कुछ तकलीफ होगी किसी को, तो उसका भी रीजन है, अगर वो जड़ में जाए तो शायद वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो योगी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ऑल्सो ऊपर से सारी चीजों को देख रहे होते हैं। तो इसमें हमारा सरकार, मुझे लगता है कि इस दौर को याद करना पड़ेगा। अगर जब ये दौर कभी ईश्वर न करे जाए, अगर ये जरा सा भी हिला तो लोगों का मान सम्मान हिल जाएगा।
यूपी के लिए कभी कुछ करने का मौका मिला आपको एज एन आर्टिस्ट और एज एन इंडिविजुअल? क्या ख्वाहिश है यूपी के लिए? यूपी को क्या देना चाहते हैं? यूपी के यूथ को और हमारे जो संगीत कला है, या सिर्फ संगीत नहीं, जो भी हमारे आर्ट फॉर्म की चीजें हैं, उसको बहुत प्रमोट करने का मन होता है कि कल्चरल एक्टिविटीज हो तो बहुत रहे हैं, लेकिन उसके जड़ पे काम अभी भी नहीं है। लोग भटक रहे हैं। लखनऊ में भी आर्टिस्ट है, उन्हें भाग के मुंबई क्यों जाना पड़ता है? भागते हैं, बहुत भागते हैं। थोड़ी बेसिक चीजों को लोग जूझ के करते हैं, लेकिन इसके लिए जाना पड़ता है। मेरा अगर कभी भी अवसर मुझे आया तो मैं इस पैटर्न को, क्योंकि इस पे मेरी थोड़ी सी पकड़ है, बिल्कुल, तो जिस पे आपका पकड़ है आप उसी पे बात करेंगे। ये स्पेशलिटी जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत होगी, उसको मैं तरीके से न्यू के साथ उस मकान को बिल्डअप करूंगा कि इन लोगों को सही तरीके से एक्सप्लोर किया जाए और हमें वहां जाने की जरूरत ना पड़े। लोकेशन के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, बट काम करने के लिए नहीं जाएंगे। है पोटेंशियल काम का यहाँ? 100% है, 100% है, क्योंकि यही लोग तो हैं जो वहां पे सारी चीजें दे रहे हैं। वहां का बिजनेस इतना आगे जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रांतों का हाथ है, जिसमें यूपी बहुत बड़ा योगदान है। आपकी फेवरेट चीज ओहो, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लाई गई है एंड जय हो। हमारी ये आपका ये आगे, ये प्याज कचौड़ी हो गई, और ये आ गया खस्ता और आलू की आप आगे की सारी चीज। मजा आ रहा है? बवाल है। लीजिए भाई, आप लोग भी आनंद लीजिए देख के। और हम दिखा इसलिए रहे हैं कि फाइनली इसके साथ ये चल रहा है। अगर ये नहीं होता मैं इतनी बात नहीं कर पाता। क्या बात है, इंतजार और बात दोनों चीजें। हाँ, नहीं लग रहा था कि अभी तो ये वाला आना है, वो वाला आएगा, अभी तो जलेबी बाकी है यार। अरे अभी बहुत चीजें बाकी है। ऊपर तो मेरी जलेबियां जो मैंने बनाई है वो भी आने वाला है। एग्जैक्टली। तो ये प्रश्न यहाँ पे था कि जैसे भोजपुरी को लेकर के कई बार आमतौर पे आता है ना कि भोजपुरी का गाना है तो उसमें अश्लीलता होगी, फुहड़ता होगी, लेकिन भोजपुरी तो शारदा सिन्हा है, भोजपुरी तो भिखारी ठाकुर है, भोजपुरी तो मीठी है, सोनी है। तो ये इस पे कभी काम करने का मौका आपको मिला या अवधि अभी एक्सप्लोर? मतलब आप सोचिए, लोगों को लगता है भोजपुरी अवधि है, जो बाहर का व्यक्ति उसको लगता है भोजपुरी ही अवधि है। तो हम अवधि बताते हैं तो हम कहते हैं भैया अवधि मानस जी है, जो तुलसी बाबा लिखते हैं वो अवधि है, ठीक है, कबीर जी लिख गए। हाँ, जो कबीर जी ने लिखा वो उस पे। तो ये बताइए थोड़ा कि क्योंकि बहुत प्यारे, अभी आपको फिल्म याद होगी नदिया के पार, उसके गाने अवधि है सर। वो अवधि है, देखिए वो अवधि है। हेमलता जी ने गाया, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। बाप रे बाप। वो और ऊपर से बना कौन रहा है? राजश्री प्रोडक्शन। बताइए। सूरज बड़जात्या जी की इन लोगों की फिल्म है, उस प्रोडक्शन की, जिनको एक्चुअली यहाँ के लोगों को काम करना चाहिए, यहाँ के लोगों को बनाना चाहिए, ये नहीं बना पा रहे हैं। और अगला वो पर्सन आकर के चौबेपुर, हाँ बताइए, बनारस के पास एक गांव है जौनपुर के पास, वहां आकर के इतने दिन तक रह के उस सेटअप पे काम करना। मैं ये चौबेपुर अभी जाना हूँ, मैं तब नहीं जान रहा था। मैं 7-8 साल पहले इसका जिक्र हुआ और कोई मेकअप आर्टिस्ट थे, वो बोले कि मैं तब उस गांव में था और मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं था, तो तब वहां नदिया की बारिश उठी थी, हम लोग छोटे छोटे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। और गाने रविंद्र जैन जी कर रहे हैं, बताइए। और ये लेवल के गाने हैं कि आज तक वो गाने जो हैं भूले नहीं जा सकते हैं। तो भोजपुरी, देखिए भोजपुरी तो अभी भी वही है, लेकिन हाईलाइट कुछ और होता है। जो दिखाया जा रहा है वही, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। मैं खा रहा हूँ, मुंह में पानी आ गया। हाँ, तो प्लीज आप खाते भी रहिए। तो भैया क्या लग रहा है कि कैसे सुधारा जाए भोजपुरी की इस वाली उसको? क्योंकि देखिए क्या है, बहुत बड़ी लॉबी है, सुनने ऐसा नहीं है, सुनने वाले जो है वो सारे वही सुनना चाहते हैं, हम परोस नहीं रहे हैं सही चीज। यही मेन मुद्दा है कि हम परोस ही नहीं रहे हैं। हम जब कोई भोजपुरी पर्सन में एक आध ऐसी सभा को अटेंड किया हूँ कि वो खास करके मुंबई में जो वहां आए हैं लोग, तो भोजपुरी के समागम हो रहा है, लोग मिल रहे हैं, तो हमें भी उन लोगों ने बुला लिया कि ब्रजेश जी आप भी आइए और आप लोगों के आने से ही वो गरिमा बढ़ेगी। बिल्कुल। पहुंचे और सुने, सारी बातें सुन रहे हैं। जब वहां एक भोजपुरी पर्सन बात कर रहा है ना, तो वो बिना भिखारी ठाकुर का जिक्र किए बात ही नहीं कर रहा है, हो ही नहीं सकता, बिना शारदा जी का जिक्र किए बात ही नहीं कर पा रहा है।
और लेकिन जब अपनी बारी आ रही है तब तुम ये सारी चीजें छोड़ दे रहे हो और उस लेवल पे आ जा रहे हो जो लेवल चल रहा है, जिससे लोग पीड़ित हैं। इवन भोजपुरी के लोग भी, आप बताइए किसी भी थिएटर तक कोई अच्छे फैमिली के लोग तो थोड़ी नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे, जाते ही नहीं है। वो नाम से ही एक इमेज बन गई है। हाँ, हालात ये है कि आज के टाइम में मतलब थिएटर सारे भोजपुरी के लिए भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो भी अब नहीं चलता है। लोग अब घरों में देख लेते हैं, मोबाइल पे देख ले रहे हैं जो भी उनको अच्छी बुरी चीजें देखनी है। तो मेरी बारी आई, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ आप प्लीज कुछ कहें, 2 लाइन। हम बोले मत बुलाइए, बेवजह कुछ बोल दूंगा मैं। और वो सिर्फ इसलिए कि अब इतनी अंदर भोजपुरी के प्रति लगाव, हमारे भाषा का इतना सम्मान है कि इसका अपमान ऐसे बहरूपिये की तरह सब लोग खड़े होकर कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सही बात है। मैं भोजपुरी सिर्फ इसलिए नहीं गाया कि आप लोगों ने इतने पीड़ित कर रखा है कि हम उसमें घुस करके अपना ये जीवन बर्बाद करना नहीं चाह रहे थे, तो हम निकल पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भोजपुरी बुरा है। भोजपुरी बुरा नहीं है, इसको प्रेजेंट करने वाले लोग बुरे हैं, इसको धंधा करने वाले लोग बुरे हैं। ये बिजनेस ऐसे नहीं चलना चाहिए। आप अपना घर चलाने के लिए आप सारे घर उजाड़ देंगे, कैसे आदमी है यार? आपको इसकी सजा तो मिलनी है, और मिल भी रहा है, लाइन से मिल भी रहा है। ये मान सम्मान नहीं है। आपके पास गाड़ी होगा, रेंज रोवर, आपके पास बंगले होंगे, लेकिन आपके पास मान सम्मान नहीं है। जो हर सोसाइटी के लोग आप अगर गुजरते हो तो जो उस तबके के लोग हैं जो जहां पे ये चल रहा है ना, ये भीड़ आपको पसंद करती होगी, लेकिन सोसाइटी पसंद नहीं करती है। अपने मोहल्ले में घर नहीं लेने देगा आपको। सही बात है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि आपने वही मान सम्मान कमाया है। तो प्लीज, अगर कमा लिए हैं तो गलतियां सुधारी भी जाती है। वाल्मीकि डकैत थे तो रामायण भी लिखे थे। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, आप आने के लिए वही रास्ता था, आए, लेकिन अब तो आ जाइए। और जैसे आप अपनी 4 फिल्में फ्लॉप देते देते 5वीं फिल्म से हिट होते हैं, तो 4-5 फिल्में ऐसी आएंगी जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन 5-7-10 फिल्में करते करते 100% लोग आ जाएंगे कि यार भोजपुरी सुधार गया है। आपकी जलेबी। ओह माय गॉड, ये हमारी वाली जलेबी है ना? सारे गामा पादा। ये इतना खूबसूरत इन लोगों ने सजा दिया है कि वो भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच भाई। जैसे आपने बताया भी कि बीते कुछ समय से बहुत सारी चीजें जो है यूपी की चेंज हुई, म्यूजिक इंडस्ट्री का आया, अपॉर्चुनिटीज जो है वो यूपी वालों को ने खुद क्रिएट करी, कहीं ना कहीं ऐसे मौके मिले। अब आपको क्या लगता है कि किस ओर यूपी बढ़ रहा है और किस ओर यूपी को और बढ़ना चाहिए? ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी आए कि मतलब यूपी के जो यंग कलाकार हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, उनको मतलब बाहर ना जाकर के यहीं पे ये चीजें, क्या कमियां पे अगर बात करें? पहली बात तो आज के आर्टिस्ट के लिए ये बोलना है, पिछले दौर में भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। आज के ही आर्टिस्ट के ऊपर ब्लेम नहीं है ये। जब मैं आया था तब भी लोगों की कॉपी करते थे। कोई किशोर कुमार जी को सुनता था, कोई रफी साहब को, या मैं जब आया तो मैं सानू को सुना है मैंने, कुमार सानू जी को, उदित नारायण, सोनू निगम जी को, अभिजीत जी को। ये टाइम जो आया था इसमें सुना जरूर है, लेकिन उनको कॉपी नहीं किया है। हमने उनकी कॉम्पोजिशन गाई है, हमने वो लिरिक्स गाए हैं, लेकिन हम जैसा गा सकते थे वैसा गाए हैं। लेकिन आज के टाइम में वो इतना भयंकर से चल रहा है कि हर घर में आपको छोटा अरिजीत मिलेगा। बहुत ज्यादा सही, बहुत मतलब जिसको भी गाने को बोल दीजिए, वो हर आदमी अपना करा रहा होगा, अपने गले को चीर रहा होगा, फाड़ रहा होगा, इस हाई पिच पे उस स्केल में जाके गा रहे हैं, जिसमें स्वयं अरिजीत जी भी जब अपनी लाइव परफॉर्म करते हैं तो उस स्केल में नहीं गाते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कई बार टेक करके हम कर रहे होते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब हम स्टेज पे होते हैं तो उसे 2 नोट डाउन करके गाते हैं, 1 नोट डाउन करके गाते हैं कि गले को राहत देनी है। और भी गाने। और ये इन लोगों को क्या लगता है, अरे उसी पिच पे गाए हैं, उसी स्केल में गाए हैं। अरे तुम 16, 18, 20, 22 के बच्चे अपने गले को खराब कर रहे हो। तुम्हारा पहले तो जो स्केल है, ये सिंगरों के लिए बात कर रहा हूँ, म्यूजिशियन के लिए बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात बता रहे हो कि जिस पिच पे आप काम कर रहे हो वो पिच आपका है कि नहीं, पहले वो देख लो। और वो आपको देखने का ज्ञान ही नहीं है। आज मैं शायद जो बोल रहा हूँ वो उन्हें ऐसा लगेगा कि अभी कुछ ज्यादा ही ज्ञान बांट रहे हैं, बट ठीक 10 साल बाद रियलाइज हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि उम्र का होना, आगे बढ़ना जरूरी है, और ये उस उम्र के लिए है, सभी उम्र के लिए नहीं। कि आप उसको जर्नी करते करते जब 10 साल बाद जाओगे तब आपको लगता है अरे यार ये सारी बातें सच थी। सही बात है। तो आज हर घर में
ये बच्चा मिलेगा आपको अरिजीत नाम का। सो वो नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मतलब आपने इतनी सारी बातें बताई, और क्योंकि कुछ रहम कचौड़ियों पे भी करना पड़ेगा, लेकिन ये इतनी सुंदर लग रही है, इतनी वो जो अकॉर्डिंग टू योर सॉन्ग इतनी वो क्या था स्वैगर, इनका इतना सेक्सी लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस थाली के सामने अगर आप 2 लाइन गुनगुना दें उसकी, क्योंकि वो गाना एक ऐसा है जिसको सुनने के लिए मेरी प्रोडक्शन टीम तो पूरी जो है वो इंतजार कर रही है। तो गाने जितने भी आए हैं सभी के लिए शुक्रगुजार हूं मैं लोगों का, लेकिन बन्नो बन्नो है। तो 2 लाइनें। गरम हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी चिंगारी, मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी दारी दारी। तो बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा सैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा सैगर लागे सेक्सी। क्या बात है, क्या बात है। That's our huge round of applause. और ये गाना तो वो गाना है भैया, आपके कॉन्सर्ट्स में people wait for this song कि अरे यार ये वाला नहीं गाया, अभी ये वाला आएगा, ये वाला गाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि अभी ये जो सारे नाश्ता मदरमा का जो रखा है ना, मुझे याद है एक वाकया, अभी ये खाने पे आया तो सब चला जाएगा, कि पहली बात तो जब भी ये गाना जब आया तो लिटरली प्रतीक आज मुझे ये अवसर है कहने का, रियलिटी अगर पॉडकास्ट पे जाना चाहिए तो सचमुच में ये जाए जी, कि इस गाने के आने के बाद मैंने कोई पीआर नहीं किया था। लोग, आपका काम जब बड़ा आता है ना, आप कोई भी हो, आप कहीं से भी हो, मैं तो 0 था, तब लोग आपको खुद पकड़ लेते हैं। उसके पहले भी मेरे गाने आ चुके थे, गाने आ रहे थे, डेब्यू मेरे लिए नहीं था, तो मुझे लगा कि ये तो मेरा ही गाना है, ये चौंक गया मैं, लेकिन ये नहीं जान रहा था कि ये गाना स्टार बनाता है, और ऐसे स्टार होगा कि 3 दिन बाद वायरल, क्या बात है, लोगों पे छा गया था। एवरीवेयर हम कितना नाचे हैं इस गाने पे, भैया बन्नो डीजे को बोलो भैया बन्नो बजाओ, और वो जो उसमें कंगना का जो स्टेप भी बहुत ज्यादा अमेजिंग, एंड दैट दत्तो का वो जो किरदार उसमें था, मतलब क्या ही बोले, मुझे मतलब मैं उस पूरी फिल्म को देखते देखते बहुत बार रोया हूँ, डिजर्विंग नेशनल और अंत में ना मतलब मैं लिटरली जो पेट से रोना होता है कि मैं आहक गया था, अरे यार इतना पेन, क्या कंगना जी को धन्यवाद है इस बात के लिए कि आपने मतलब ये मोमेंट जो जिया है, इसके लिए आपको जीवन भर हम और पूरी दुनिया याद रखे। या ये जहां से चले थे वहां तक रुके, लेकिन चले तो अभी कहीं और थे, बॉलीवुड, और उसके बाद में अभी जो पिछले समय से हम देख रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ लखनऊ के हनुमान सेतु में आपकी आवाज में हनुमान चालीसा बज रही है, इसके अलावा मतलब देश विदेश में आपके जो गाए हुए स्पिरिचुअल डिवोशनल गाने जो है, न सिर्फ वो गाए जा रहे हैं बल्कि उनको एक अलग पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोग अलग पसंद कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न भी यही है कि ये क्या है, मतलब आपने अपना ट्रैक बदला है या अंतरात्मा कह रही है कि नहीं यही चीज करनी है, व्हाई? मैंने कुछ नहीं बदला है, इवन मैं नहीं जान रहा था कि ये दुनिया भी मेरी है कहीं, ये सारी चीजें ईश्वर क्रिएट करता है, और एक टाइमिंग होती है कि इस पड़ाव के बाद ये पड़ाव आएगा, वो हमें नहीं पता होता है। सही बात है। हम सिर्फ उस वाइब के साथ हो लेते हैं, अगर अच्छी वाइब वाले पहचान कर सकते हैं तो मेरी लाइफ में हनुमान चालीसा जो है वो आया, और मुझे इसके जो कंपोजर हैं कुलदीप शुक्ला, सो वो लेके आए थे और बोले कि भैया इसको प्लीज गाइए आप। और मेरे गाने फिल्म के ऑलरेडी इतने सारे सब डांसिंग नंबर और इस तरह के एनर्जी वाले गाने सब आ रहे थे, लेकिन वो जब आए लेके तो मैंने पहले मना किया था कि इसको नहीं करेंगे हम। उसका एक रीजन कि हनुमान चालीसा मैंने जो सुना हुआ है वही हनुमान चालीसा मैं जानता हूँ कि हनुमान चालीसा है, उसको मैं दूसरे रूप में नहीं देख पा रहा था। तो मुझे लगा हरि जी जो गाए हैं, हरिहरन जी टी सीरीज से जो चलता है, और इवन मैं हरिओम शरण जी का भी अपने बचपन में सुना हुआ हूँ, तो मुझे लग रहा था हनुमान चालीसा इससे बेहतर क्या होगा, और यही है हनुमान चालीसा, इसकी गाने की शैली भी यही है, दूसरा कोई कॉम्पोजिशन नहीं आ सकता है। तो मेरी इस एक सोच की वजह से मैं 2-3 दिन 4 दिन मना किया, मैंने बोला नहीं खराब नहीं करना है।
लेकिन पता नहीं फिर इसमें चीजें बदली और बोला कि आप कर दीजिए ना तो मजा आ जाएगा। तो मैं उस दिन फिर पता नहीं कौन से मूड में मैंने ले आओ करते हैं, और बैठे घंटे भर में मैंने इसको श्योर का माइक आता है SN58 हाथ में लिया, स्टूडियो नहीं, ये सिटिंग रूम में बैठ के हाथ में लेके मैं ये पूरा कॉम्पोजिशन 1 घंटे में ये चालीसा पूरा, और वहीं ये कंपोज किए हुए थे, अपनी दो दो लाइनें बता रहे थे, और मैं उसी चंक में वो 4-4 लाइनें करके मैं सब गाता चला गया और 1 घंटे में डब हो गया। वही है उसका मामला। और मैं वहां से मैं भूल गया कि हनुमान चालीसा मैंने कोई गाया था। देन लगभग 6 मंथ बाद एक जगह से एक लिंक आता है मुझे, और वो था हनुमान चालीसा। क्या बात है। और मुझे जब भेजा गया, मैं ओपन किया तो वो 80 मिलियन दिखाई दे रहा था 6 महीने में। क्या बात। मैं बिल्कुल हिल गया था। मैंने बोला अरे ये क्या हो गया। फिर जिस कंपनी से निकला था, ये कंपनी मुझे बहुत प्यार से बहुत सारे गाने देने लगी। सही बात है। भक्ति भजन चैनल उनका कंपनी का नाम है, और इन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कम से कम 300 से ऊपर मैंने डिवोशनल गा दिया। हाँ। और हर महीने 9 ट्रैक 10 ट्रैक ऐसे हम डब करते रहे। मुझे नहीं लग रहा बच रहा है कि कोई ऐसा किसी भी देवी देवता को मैंने छोड़ा है, चाहे वो लोकल स्तर पे ही लोग जानते हो उन्हें, मैंने सबके लिए गा दिया है। और बहुत सारे डिवोशनल है मेरे। ये एक पार्ट जो है ना, कोविड के बाद पता नहीं कैसे सब चीजें सामने से आके बदल रहा था। हाँ, मैं भक्ति में नहीं हो रहा था, भक्ति मेरे सामने आ गई। और फिर मुझे लगा कि अरे ये एक अलग द्वार खुल रहा है, और लिटरली मैंने दोनों बाहों से इसे भर लिया। और मुझे लग रहा है कि बहुत सही टाइम पे ये मेरे पास आए। ऊपर वाले ने मुझे एक द्वार दिया कि ये भी तुम्हारी दुनिया है, इधर आओ। तो आज के टाइम में मैं डिवोशनल को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हूँ। और संगीत की वैसे भी कोई लैंग्वेज, कोई भाषा और कोई शैली नहीं होती। संगीत है। अभी अयोध्या गए हुए थे हम इसी मंथ में। 8 तारीख को ही मेरा एक राम जी का डिवोशनल भजन मेरा लॉन्च हुआ है। मैं अयोध्या जाके शूट किया हूँ, क्योंकि अयोध्या के लिए राम के गाने तो सभी ने गाए, वो एक अलग मामला है कि राम की भक्ति के साथ साथ वो कमर्शियल तरीके से भी चीजें गई। लेकिन मैं अयोध्या ही गया क्योंकि ये मेरी नगरी है। मैं अगर इस चीज को नहीं दिखाऊंगा तो लोग कैसे देखेंगे। क्या गाया? तो मैंने एक राम भजन गाया हुआ है जो अयोध्या में ही शूट किया, और उसकी 2 लाइनें मैं सुनाता भी हूं। और एक बहुत प्यारा बच्चा है, अयोध्या का ही है, सॉरी ये जिक्र किए बिना भजन गाना पूरा नहीं होगा, अविराज तिवारी करके। वो अपना एक चैनल लोकल स्तर पे चलाते हैं। बहुत बढ़िया काम। और बहुत दिल का बड़ा साफ बंदा है। और मैं वो रह के वो सारा फील किया, शूट किया, वहीं रातों रात एडिट करवाता था। मैं 6 दिन में 10 घंटे सोया होऊंगा, मैं सोया ही नहीं। वहां की एनर्जी ही बदली हुई थी मेरी। और लॉन्चिंग भी वहीं की है, और वो गाना आया तो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम राम बोलो राम राम, राम राम बोलो राम राम, महका दो नगरी आज अयोध्या, राम आया है, महका दो नगरी आज अयोध्या, राम आए हैं। फूलों से सारी सेज सजा दो, राम आए हैं, राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। दीपों से सारी राह जगा दो, राम आए हैं। कितना सहज, देखिए कितना सहज है। और ये वही है आपकी एक हनुमान चालीसा जो लोगों को एनर्जी दे रही है। फिर उसके बाद में कितना जैसे सरल राम, उतना ही सरल राम का नाम। और ये जो गुणगान भी जो आप कर रहे हो, मुझे लगता है दीपावली
इस गाने के साथ साथ चमकेगी और ये गाना हर जगह एक दिए की तरह रोशनी फैलाएगा। बिल्कुल, ये मुझे बिल्कुल इसी सोच के साथ गया था। मैं इस भजन के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से मैं प्रभु राम का स्वभाव दिखा रहा था और वो साउंड में ही दिखाया जा सकता बिल्कुल था। सहजता, वो फूलों जैसी कोमलता, उनका हृदय जैसे है, एक मुस्कुराता हुआ विचार। तो मैं कोशिश किया हूँ कि मैं शायद उसके इर्द गिर्द ये सारी चीजें दे पाऊँ। आज मधुरिमा पे बैठे हैं तो हमें ऐसा सारी चीजें जो इनकी स्पेशलिटी है, मुझे लगता है इनकी एक चीज और मैं खाया हुआ हूँ बहुत पहले। पार्सल मैं लखनऊ आया था तो मंगवाया था पूरी और वो आलू की सब्जी। ये मामला जो है बहुत आगे जा रहा है। आज क्या होगा, मतलब पेट फटेगा। कद्दू लग रहा है कुछ, ये कद्दू ही लग रहा है। वाह, ये बहुत 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 अच्छा है, फील आ रहा है। और ये है कद्दू की सब्जी जो थोड़ी मीठी वाली होती है, उसमें गुड़ डालते हैं अलग से भी। ये होने नहीं देंगे हम। आप लोग जब भी आइएगा, बाहर से हैं तो लखनऊ आने के बाद मधुरिमा नहीं आए तो क्या ही आए। मधुरिमा के इन सारे खानों से आप परिचित हो जाएंगे। जो मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसे इस्तेमाल करें और फिर इन चीजों को समझें, फील करें। थैंक यू प्रतीक यार, ये सारी चीजें मुझे रूबरू कराने के लिए। तो आपसे जब भी मुलाकात होती है तो दो चीजें जो है वो बार बार उन चीजों का रिचार्ज हो जाता है। पहली चीज तो ये कि भाई जड़ों से जुड़ा रहना कितना जरूरी है। बी देसी, जिसको जो कहना है, जैसे रहना रहने तो तुम वही रहो, क्योंकि जहां से तुम आते हो। पहला तो ये। दूसरा भैया, आप, क्योंकि मैं देखता हूँ आपको, बहुत ही क्लोजली फॉलो करता हूँ, आप एक ग्लैमर वर्ल्ड में अपना कदम ना जमाते हुए बल्कि एक दूसरे वर्ल्ड में जमाते हुए भी वहां पे लोग, मतलब आप सहज है। इधर भी आप चले, आप बन्नो भी गाते हैं और आप हनुमान चालीसा भी निकालते हैं, आप तूफान भी गाते हैं केजीएफ का, और आप इधर बजरंग बाण भी निकाल रहे हैं। आपने मतलब देखे तो गोलमाल जैसे टाइटल ट्रैक जिसके लिरिक्स भी नहीं लोगों को याद होते हैं, आप वो भी गाते हैं, और दूसरी जगह आप शारदा सिन्हा जी के गाने को भी आप अपने दिल में रखते हैं, और ये बहुत ही रेयर होता है। तो ऐसे ही जो जड़े है ना, जड़ और एसेंस के ऊपर ही हमारा अगला एक छोटू सा खेल है, क्योंकि हम यहाँ पे चखेंगे और देखेंगे कि ब्रजेश शांडिल्य जी जो बॉलीवुड के इतने गानों के स्वाद लोगों को देते हैं डिफरेंट जी। ये जो सामने आपके कुछ मिठाइयां हैं ये रखी हुई हैं, हर मिठाई के पीछे का एक एसेंस है, वो उस चीज से बनी हुई है। आपको गैस करना है कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, या किस चीज से बनी हुई है, इसमें एसेंस किस चीज का आपको लग रहा है, ये क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो इधर बड़ी फैंसी सी रखी हुई है, ये जो है, ये देखिए, हम जड़ों को और अपग्रेडेशन दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ये खाइए जरा, देखिए। ईश्वर बचाना और स्वाद समझाना, मजा तो आ रहा है देख के। आ रहा है, हाँ, फील है। इसमें मुझे कोकोनट की थोड़ी फील आ रही है। हाँ। बिना देखे ही बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि खाई हुई बात। आप बन करके स्वाद लेते हो। और थोड़ा जी ऊपर की चीजें इसमें बनाई गई बेकरी आइटम, वो 100% जो हम लोग खारी खाते हैं, फेन जिसको बोलते हैं यूपी में, उसका फील दे रहा है, लेकिन बहुत क्रिस्पी है। अब नाम पता है इसका? इसका नाम बताइएगा। मैं इसका नाम ऐसा है जिससे हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत बोलते ना कि हमारा क्या बकलोल हो गया, लेकिन इसका नाम बकलोल नहीं है, इसका नाम जो है बकलावा है। हाँ तो ठीक बोला है, क्योंकि लावा का ही फील दे रहा है। हाँ, ये मतलब बड़ा ही, मतलब जो अरेबिक फील वाला है, दुबई में और ईरान में, टर्किश फील है, करेक्ट, वहां पे बड़ा अच्छा फील देता है। ये स्वीट हाउस जितने भी अभी हैं मुंबई में भी, वहां पे भी ये बहुत पॉपुलर है। हाँ। लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाके अपने औकात पे वही बूंदी। लखनऊ देखिए कितना मधुरमा है, 200 सालों में खूबसूरत नीचे से। चलिए एक और उठाते हैं, ये जो इधर ब्राउन वाली है, ये उठाइए आप, ये जरा खा के मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या है। ये तो पूरी एक बार में इस चीज का एसेंस है। थोड़ा मुझे पता नहीं, जो अलसी होती है, ये मिठास किसकी, इसमें कुछ लग रहा है आपको? मुझे अगर मिठास की टोटली इसकी जो खाने का जो चबाने का मजा दे रहा है, हमारे यहाँ अमावट होता है, उसके इर्द गिर्द बहुत जा रहा है। बट मैं बताऊँ आपको इसमें क्या है, बताया जाए। हारी मानिए, हारी।
हाँ इसमें गुड़ है, ये गुड़ की काजू कतली खा रहे हैं आप। तो ये जो सौंधापन इसमें आ रहा है ना, हाँ, वो हमें गुड़ की तरफ ले जा रहा है। मैंने बोला ना गाँव का आपको हाँ। एक फील कराएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो येलो वाला है ये बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आप इसको खाएं। इसमें किस चीज का एसेंस आपको आ रहा है? भैया सुरों के पक्के हैं, स्वाद के कच्चे निकल रहे हैं अभी आप। मैंगो तो ऊपर से चढ़ा हुआ है। ये मैंगो नहीं है, ये पीली पीली एक चीज होती है जो बहुत वायरल होती है, देखो जिसकी महक ही अलग होती है। पता जैसे सैफरॉन, केसर। यार मतलब, लेकिन मुझे मैंगो की फील आ रही है। हाँ तो हो सकता है इन्होंने मधुरिमा ने इसमें मैंगो का भी फील दिया हो, पल्प दिया हो, लेकिन जैसे सैफरॉन लड्डू केसर का। हाँ, ये मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। ये बिल्कुल मैं दूसरी जगह नहीं खाया हुआ। सो माइंड ब्लोइंग ये भी। लेकिन ओके, नाउ द लास्ट वन। अब आप ये चूज करिए, इसकी तरफ जाएंगे या इसकी तरफ जाएंगे? पहले ये खा लेते हैं, हरियाली से खत्म करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। बचाना है ईश्वर। कोकोनट, हाँ, ड्राई फ्रूट्स, हाँ, गोंद। गोंद। सही जवाब, क्या बात है। ये बिल्कुल सही जवाब, माइंड ब्लोइंग है ना? ये मैं रेगुलरली खा सकता हूँ, हाँ, एक लड्डू रोज पानी रोज। पीने तो के बस आपको फिर मिलेगा। और ये जो लास्ट वन ग्रीन वाला, ये तो मुझे लगता है ये मेरा फेवरेट है पर्सनली, और आपने लास्ट में ही चूज किया और ये लास्ट में ही चलता है। आप खा करके देखिए, बताइए क्या है। खत्म बात। क्या है? जिसकी खाई के पान बनारस वाला। पान, एग्जैक्टली पान फ्लेवर है ये पान और गुलकंद की एक। थैंक गॉड मैंने इसको लास्ट में चुना है। है ना? अमेजिंग। और ये इस पॉडकास्ट का एसेंस जो है उड़ा दिया इसने, सारे सबके होश उड़ा दिए। है ना? तो ये खाते ही फ्रेश हो गया एकदम। ये जो अब तक की हम लोगों ने बहुत बार बातें करी है, लेकिन ये जो चर्चा है ये यादगार भी है और बड़ी स्वाददार भी है, बड़ा मजेदार। मुझे भी बहुत मजा आया। क्या जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके लखनऊ वाले, क्या आप उनको एक गाना, खाना और ब्रिजेश भैया, इन सारी चीजों से रिलेटेड क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? बस यही कहना है भाई कि पॉडकास्ट बहुत सारे मैं देखता आ रहा हूँ, जो कि पॉडकास्ट इसलिए देखा जाता है, या पहले से भी किसी का इंटरव्यू इसलिए सुनते थे या देखते हैं, अभी भी देखते हैं, बस चूज करते हैं कि इधर जाना है कि नहीं जाना है, कि उससे इंस्पायर हो हम, उससे हमें मैसेज मिलना चाहिए। हम किसी के जीवन की गुड एंड बैड दोनों जर्नी जानना चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को इतना अग्रेसिव करते हुए चीज़ों को नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि आगे आने वाला आदमी कोई डर जाएगा, फिर कोई ब्रिजेश नहीं आएगा, फिर कोई अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए ये स्ट्रगल, ये रूट नहीं चुनेगा, क्योंकि घबरा जाएगा। तो घबराना नहीं है, आप नए लोगों से ये बोलना है कि आप सभी लोग जो भी कर रहे हो दिल से करिए, ये आप मत लगाइए। इसके लिए आजकल मैनेजमेंट है वो लगाता है, तो एजेंसी आपको संभालेगी। आर्टिस्टों के लिए बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं कि आप सभी लोग प्लीज पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को चेंज करें। गांव हो या शहर हो, ये सारी चीजें, ये समझ, ये दिल दिमाग आप सभी के पास है, तो आप सब लोग अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को ध्यान देते हुए लाइफ में एक दूसरे को एनकरेज करें, ना कि किसी को पीछे खींचें। और हर आदमी में सिर्फ एक चीज़ का क्वालिटी मत देखें कि वो पढ़ाई में कैसा है, उसमें जो भी टैलेंट है ना उसका सपोर्ट करें और उसे तरीके से उस रूट पे ले आएं। ब्रिजेश को ब्रिजेश बनने में यही सारी चीज़ें शायद मिली हैं। और प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच यहाँ तक लाने के लिए और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आपको थैंक यू। हमारा आपका साथ हमेशा रहा है और आप खुद एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं मेरे लिए। मैं पर्सनली आपको पसंद करता हूँ, दुनिया के नज़र में भी आप अच्छे ही जा रहे हैं, तो आनंद आया, मज़ा आया। पूरी टीम को धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए। और लखनऊ लव यू, और आप लोगों ने पसंद किया इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग हियर। और एक लास्ट मैसेज आपका क्या जाएगा, एक शुभकामनाएं, क्योंकि एज मधुरिमा इज सेलिब्रेटिंग 200 इयर्स, 200 साल तक एक स्वाद को बरकरार रखना, 2 सदियों तक, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। 200 साल 1825 से they have started and 2025 चल रहा है।
क्या इनकी पूरी टीम, एक एक व्यक्ति की मेहनत है इन 200 सालों में, और कितने आए, कितने चले गए और कितने आ रहे हैं, क्या शुभकामनाएं आपकी मिलेंगी? सबसे पहले तो इस मधुरिमा परिवार, जो लोग हैं इस फैमिली को चला रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम है और सैल्यूट भी है कि यार मतलब अपनी पूर्वजों का इतना ख्याल आप रखें, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में तो अगली पीढ़ी ही नहीं ख्याल रख रही है। तो इस लेगेसी को चलाने के लिए आप सभी लोग इसमें इतने जुनून के साथ, इतने पैशन के साथ इकट्ठा हुए कि आज तक ये चल रहा है। 200 साल कुछ होता है, मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 6 पीढ़ियां खत्म, 5 पीढ़ी मिनिमम, और अभी तक ये चीजें आप और समय के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। 200 साल पहले की मिठाई क्या रही होंगी, आज की मिठाई क्या है, और आज की जनरेशन को भी आप लुभा रहे हैं, मतलब उस ललक को पैदा किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और इसके लिए आप लोग बने हो। विरासत में जैसे संगीत आती है, जैसे बाकी चीजें आती है, ये आपका विरासत है, इसको प्लीज चलाना, ये घराना है। मधुरिमा मेरे लिए घराना हो गया, जैसे म्यूजिक की जयपुर घराना, किराना घराना होता है, तो मधुरिमा एक घराना चलना चाहिए। 200 साल बहुत बड़ी बात हो गई, और आप लोग ऐसे ही बने रहें, और लखनऊ क्या पूरी दुनिया में अपना चेन चलाएं जैसे और लोगों का चेन चलता है। थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग हियर, एंड ये जो पॉडकास्ट थी ये हमेशा यादगार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आपको, प्रणाम आपको, और हम इसी तरीके से मिलते रहे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, और आप लोग भी देखते रहे मधुरिमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट। ये एपिसोड कैसा लगा ब्रिजेश भैया को उनके सोशल मीडिया पे जाके जरूर बताइएगा। ब्रिजेश शांडिल्य ऑफिशियल, जी ब्रिजेश शांडिल्य ऑफिशियल इस नाम से आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, और इनको जरूर बताइए। एंड भैया की जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप जब भी इनसे मिलेंगे वो आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप में ही कुछ बहुत खास है। तो बस ये चीज हमेशा रहती है, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसे लगा ये पॉडकास्ट, और इसको किसी 2 व्यक्ति से जो आपको लगता हो भाई घनघोर देसी 2 लोग हैं, उनसे जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। धन्यवाद। जय गौर, राधा रमण विजयते। राधे राधे। राधे राधे।